देखो यह कैसा रहेगा? हाँ हाँ ठीक रहेगा। अच्छा निधि ज़रा यहाँ देखना, इसका टेस्ट मुझे कुछ फीका लग रहा है। बताओ क्या करूँ? अरे हाँ, नमक नमक भी कम लग रहा है। रुको, चाट पाउडर है तो दे दो, मैं डाल देती हूँ। आप ना बारीक बारीक धनिया काट दीजिए, उस पर ना सजावट करेंगी तो उसकी महक से और अच्छा लगेगा। ठीक है कर देती हूँ। निधि तुम ज़रा उस कटलेट में हाथ बटा दो। आज कामिनी की शादी की सालगिरह है और निधि सुबह से तैयारियों में कामिनी का हाथ बटा रही थी। कामिनी और निधि अच्छी सहेलियां ही नहीं, पड़ोसनी भी थीं। करीब साल भर पहले निधि अपने पति अभय के साथ इस खूबसूरत सोसाइटी में रहने आई थी। सुबह दूध के पैकेट अपने दरवाजे से उठाते समय पहली बार उसका कामिनी से सामना हुआ था। कामिनी उसी टावर में निधि के सामने वाले अपार्टमेंट में रहती थी। एक मीठी सी मुस्कान का आदान प्रदान और धीरे से गुड मॉर्निंग, यही थी उनकी पहली मुलाकात। मुलाकात का यह नन्हा सा बीज जल्द ही एक मजबूत दरख्त बन गया था। दोनों ही उम्र के 30वें दशक में थे और दोनों के पति कॉरपोरेट वर्ल्ड में काम करते थे। लेकिन दोनों का स्वभाव एक दूसरे से पूर्णतः विपरीत। जहाँ कामिनी सरल शांत और गंभीर व्यक्तित्व की स्वामिनी, वहीं निधि चुलबुली चंचल और हर वक्त हंसने हंसाने वाली नटखट सी लड़की। विविधता में एकता जैसी उनकी यह दोस्ती दिनों दिन गहराती जा रही थी। इन दोनों महिलाओं के दिल की भांति इनके अपार्टमेंट भी जैसे नज़दीक आकर एक घर जैसे बन गए थे। दोनों बचपन की सहेलियों की तरह हर काम में एक दूसरे की मदद करती, या कहो कि सब काम मिलजुल कर करती, हर बात शेयर करती और सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़ी रहती। कामिनी ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर बिल्डिंग के पीछे बने बड़े लॉन में अपने परिवारजनों और कुछ खास दोस्तों के लिए एक छोटी सी पार्टी का आयोजन किया था। उसका कहना था कि होटल में पार्टी देने से पार्टी में पर्सनल टच नहीं रहता, सब कुछ एक फिल्म की सेट जैसा लगता है और आप अपनी ही पार्टी में मेहमान जैसा महसूस करने लगते हैं। इसीलिए वह घर में दी जाने वाली पार्टियां ज़्यादा एंजॉय करती हैं। निधि तैयार होकर अपने पति के साथ समय से कुछ पहले ही कामिनी के घर पहुंच गई, ताकि लास्ट मिनट की तैयारियों में उसकी मदद कर सके। कामिनी और निधि की निगरानी में बने स्वादिष्ट भोजन और हल्के फुल्के खेलों ने पार्टी में रंग जमा दिया। पार्टी में हुई ढेर सारी मस्ती और हंसी मजाक के बाद सभी मेहमान कामिनी और उसके पति विकास को धन्यवाद देते हुए लौट गए। लेकिन निधि को कामिनी ने यह कहकर रोक दिया, अरे चली जाना, कौन से दूर जाना है, जरा देर और बैठना। और फिर नौकरानी को 2 कॉफ़ी बनाने के लिए कहकर दोनों सहेलियां बालकनी में आ बैठीं। कॉफ़ी के साथ गपशप करते हुए निधि ने कहा, कामिनी यार, अपनी शादी की एल्बम तो दिखा। शादी कैसे हुई, कहाँ हुई, अरेंज थी या लव? आज शादी की सालगिरह के मौके पर मुझे तेरी शादी की पूरी आत्मकथा सुननी है। यार बहुत लंबी कहानी है, कामिनी ने टालने के अंदाज में कहा। मुझे भी कहाँ जल्दी है, आज की पूरी शाम यूं भी तेरे नाम थी, अब रात ही सही। निधि आराम से कुर्सी के सामने रखी स्टूल पर पैर फैलाते हुए बोली, ठीक है फिर फ़ोटोज़ के साथ शुरू करती हूँ, कहकर वह अंदर जाकर एक छोटी सी फ़ोटो एल्बम उठा लाई और निधि को दिखाने लगी। फ़ोटोज़ को देखकर निधि को लगा कि शादी कुछ ज़्यादा ही साधारण तरीके से हुई थी। शादी में सिर्फ कामिनी के माता पिता, भाई बहन और उसके पति विकास की तरफ से सिर्फ उसकी एक मौसी दिखाई दे रही थी। दुल्हन ने एक साधारण सी साड़ी पहनी हुई थी, ना कोई मेकअप, ना दुल्हन वाला कोई तामझाम। शादी जैसा कुछ भी नहीं दिख रहा था। फोटो भी शायद परिवार के किसी सदस्य ने ही खींचे थे। कामिनी के घर के दरवाजे पर खड़े होकर वर वधू दोनों एक दूसरे को अपने बगीचे के फूलों से बनी वरमाला पहना रहे थे। फिर घर के आंगन में बने छोटे से मंडप में हुए फेरों के कुछ फोटो थे। निधि जानती थी कि विकास और कामिनी दोनों की ही परिवार की आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है। फिर शादी इतनी साधारण तरीके से क्यों हुई, उसने पूछा। वो क्या है ना, हमारी शादी बहुत जल्दी में हुई थी, कामिनी थोड़ा असहज होकर बोली। वो क्यों, निधि ने हैरानी से पूछा।
क्योंकि विकास को शादी की जल्दी थी। कामिनी ने एक वाक्य में बात खत्म करते हुए नजरें चुरा ली। विकास को शादी की इतनी जल्दी क्या थी? वह ठीक से तैयार भी नहीं हो सका। उसने तुम्हें भी दुल्हन की तरह कोई साज श्रृंगार करने का भी वक्त नहीं दिया। निधि ने कामिनी की टांग खींची। विकास के भाई और पापा विकास की शादी उसकी भाभी की बहन से करवाना चाहते थे। वह लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर भी थी। कामिनी धीरे धीरे प्याज की परतों की तरह खुलने लगी। ओह अच्छा, और विकास तुझसे प्यार करता था, इसीलिए उसने अपने माँ बाप से छुपकर तुझसे शादी कर ली होगी। निधि ने जैसे सारा मामला समझते हुए कहा। अरे नहीं यार, तू अपनी कल्पना की उड़ान को ज़रा ब्रेक तो लगा, हमेशा जल्दी में ही रहती है। अरे बुद्धू, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे तो विकास ने शादी वाले दिन पहली बार देखा था। भाई, यह कहानी तो दिलचस्प होती जा रही है। अब तू जरा शुरू से सुना। निधि ने आराम से पालथी मारकर बैठते हुए कहा। हाँ तो सुन। बात यह थी कि विकास की भाभी बहुत ही सुंदर, पढ़ी लिखी और अमीर खानदान की बेटी थी, लेकिन उसका व्यवहार विकास की सीधी साधी माँ के साथ अनुकूल नहीं था। कामिनी ने कहानी का सिरा पकड़ते हुए कहा। अरे यार, अब तू आम के पेड़ पर अमरूद मत उगा। मैं तेरी शादी की बात कर रही हूँ और तू विकास की भाभी के कसीदे पढ़ रही है। निधि के हवाई घोड़े फिर दौड़े। थोड़ा सफ़र का भी मजा लीजिए जनाब, मंजिल तो आनी ही है। कहानी को ज़रा धीमी आंच पर पकने दे, धीरे धीरे सिकने दे, उसकी खुशबू को हवाओं में घुलने दे, फिर देख मजा। कामिनी ने लंबी सांस लेकर जैसे खुशबू लेते हुए कहा। ठीक है, सुनाइए कथावाचक कामिनी नंद जी। निधि ने हाथ जोड़े और दोनों हाथ अपने दोनों गालों पर रखकर भोली सी सूरत बनाकर बैठ गई। हाँ तो भाभी के परिवार और अपने परिवार के रुतबे की समानता को देखते हुए विकास के पिता ने वह रिश्ता तय किया था। उनका कहना था कि सास बहू के झगड़े तो हर घर में होते हैं, यह कोई बड़ी बात नहीं है। असल बात यह है कि रिश्ते बराबर वालों में ही करने चाहिए और हर नए जुड़ते हुए रिश्तों के साथ परिवार के सामाजिक और आर्थिक रुतबे में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इन सब बातों में वे विकास की माँ की भी नहीं सुनते थे। कामिनी ने कहानी की पृष्ठभूमि बनाई। फिर क्या हुआ? निधि ने अनमनी भाव से पूछा। फिर एक बार जब विकास छुट्टियों में हॉस्टल से घर आया तो उसने देखा कि वहाँ तो उसकी शादी भाभी की बहन से पक्की करने की बात हो रही थी। विकास ने उस शादी से साफ इनकार कर दिया और अपने पिता से नाराज होकर अपनी मौसी के गांव चला गया। निधि को कहानी की खुशबू आने लगी थी, परतें खुल रही थी। मौसी के गांव ही क्यों? निधि की दिलचस्पी बढ़ी, क्योंकि वह अपनी मौसी से बहुत अटैच्ड था। उसे विश्वास था कि मौसी उसकी बात जरूर समझेंगी। हमारा घर मौसी के घर के पड़ोस में था, कामिनी ने बताया। फिर वहाँ पर विकास ने हमारी कामिनी को देखा होगा और देखते ही लट्टू हो गया होगा। निधि ने फिर अपनी तान छेड़ी। अरे नहीं रे बाबा, जरा अपनी सोच के घोड़े को कुछ तो आराम दे, कामिनी ने फिर टोका और निधि बच्चे की तरह मुंह पर उंगली रखकर चुपचाप बैठ गई। हाँ तो जब विकास ने अपनी प्रॉब्लम मौसी को बताई तो मौसी ने पूछा, अरे बेटा, तू मने यो बता के तू भाभी की बहन से ब्याह ना करना चाहवे कि ब्याह ही ना करना चाहवे? कामिनी ने मौसी का लहजा पूरी तरह से अपनी बातचीत में उतारते हुए कहा। मौसी, मुझे शादी तो करनी है, लेकिन करूँगा तब जब मुझे वैसी लड़की मिलेगी जैसी मैं चाहता हूँ, विकास ने बताया। तन्ने कोई छोरी पहले से पसंद है के? मौसी की अनुभवी आंखों ने विकास के चेहरे में कुछ खोजते हुए पूछा। नहीं मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है, विकास ने बताया। फिर ठीक है, अब तुम मने ये बता के तो कैसी छोरी चाहवे है? मौसी ने पूछा। मौसी, मुझे भाभी जैसी लड़की तो बिल्कुल नहीं चाहिए, कहकर वे सब कड़वी यादें उसके सामने चलचित्र सी चलने लगी जो उसकी इस सोच का आधार थी। उसके चेहरे पर एक दर्द उभर आया और उसकी माँ का असहाय सा चेहरा उसकी आंखों के सामने आ खड़ा हुआ। बात
विकास के भाई की शादी की समय की थी। उसकी नई नवेली कॉन्वेंट में पढ़ी लिखी भाभी अपनी शादी के अगले दिन ही स्किन टाइट जींस टॉप में आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी। तभी माँ ने आकर पूछा, बहू, मोहल्ले की औरतें मुंह दिखाई के लिए आई हुई हैं, तो कोई भारी सी साड़ी पहनकर आइयो। वो क्यों? भाभी ने ऐतराज करते हुए पूछा था। बेटा, यह गांव देहात है, यहाँ औरतें बातें बनाने लगती हैं। हम किस किस का मुंह बंद करेंगे? फिर कल तुम अपने पति के साथ शहर चली जाओगी, वहाँ जो मन हो सो पहनियो, माँ ने समझाया। लेकिन मैंने अभी तो कपड़े बदले हैं, वैसे भी मुझे साड़ी पहनना नहीं आता, भाभी लापरवाही से बोली। कोई बात ना बेटा, मैं पहना दूंगी। फिर बहू का उखड़ा हुआ मूड देखकर माँ बोली, ठीक है बेटा, तुम इन्हीं कपड़ों पर कोई भारी दुपट्टा पहनकर बैठक में आ जाइयो। पर माँ, जींस पर भारी दुपट्टा? भाभी तुनक कर बोली। अरे बेटा, गांव देहात के लोगों को क्या पता, माँ ने बात संभाली। फिर भाभी का पैर पटकते हुए बैठक में जाना और माँ का भूस पर लिपने की कोशिश करते हुए हैं करके भाभी की तबीयत खराब का झूठा बहाना बनाना। औरतों की कानाफूसी के बीच माँ के चेहरे पर आते जाते अपमान के भावों ने विकास को सब बता दिया। क्या हो जाता अगर भाभी एक बार माँ का कहना मान लेती? उन्हें सबके सामने यूं नीचा दिखाना क्या ज़रूरी था? विकास ने सोचा। फिर पिछले 4 सालों में इस तरह के अनगिनत किस्से उसकी आंखों के सामने वीडियो रिकॉर्डिंग से घूम गए। जब भी भाभी गांव आती, हर बार घर की शांति की खातिर माँ अपना सा मुंह सिल लेती और चेहरे पर एक मुस्कान चिपका लेती, और भाई सब कुछ देखते हुए भी अनदेखा कर देते। यह सब विकास को बहुत अखर था, लेकिन बड़े भाई से इस बारे में कुछ भी कहने या पूछने की इजाज़त उसके संस्कारों से नहीं देते थे। घर का छोटा बेटा होने के कारण विकास हमेशा से माँ के बहुत करीब रहा है, और माँ की हर कहीं अनकहीं बात वह उनके चेहरे को देखकर ही समझ जाता है। कोई माँ का दिल दुखाए उससे बर्दाश्त नहीं होता। इन्हीं सब घटनाओं ने उसके दिल में कहीं ये बीज बहुत गहरे बो दिए हैं कि वह माँ को ऐसी बहू ला कर देगा जो माँ को मान सम्मान दे और माँ की बहू नहीं बेटी बनकर रहे। तभी मौसी ने उसे झिझोड़ते हुए कहा, कहाँ खो गया बेटा? कहीं नहीं मौसी। हाँ, क्या पूछ रही थी आप? विकास जैसे नींद से जागा। मैं पूछू थी कि कैसी छोरी नहीं चाहिए, यो मत बता, यो बता कैसी छोरी चाहिए। मौसी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मुझे तो बस सीधी सादी और भोली भाली लड़की चाहिए। वह चाहे ज़्यादा पढ़ी लिखी ना हो, चाहे उसे दुनियादारी की ज़्यादा समझ भी ना हो, लेकिन मेरी माँ को अपनी माँ समझकर उसे आदर मान दे। भाभी का माँ के साथ व्यवहार मुझे बहुत दुख देता है और मैं यह कहानी दोहराना नहीं चाहता। विकास ने अपना दिल खोलकर मौसी के सामने रख दिया। तो क्या तू उस छोरी के माँ बाप ने अपने माँ पिताजी जैसा मान सम्मान दे पावेगा? मौसी ने विकास को आईना दिखाया। मैं वादा तो नहीं कर सकता मौसी, लेकिन उसके परिवार को अपनाने की दिल से कोशिश करूँगा और इसी कोशिश की उम्मीद उससे भी करूँगा, विकास ने कहा। लेकिन तू तो आईआईटी में पढ़े है ना, तो फिर कम पढ़ी लिखी छोरी से कैसे निभावेगा? मौसी ने अपनी आशंका के बहाने उसका मन टटोला। मेरी माँ भी तो कम पढ़ी लिखी है मौसी। भला प्यार की भाषा को जानने समझने के लिए कितनी डिग्रियों की ज़रूरत होती है, उसके लिए तो 2.5 आखर ही काफ़ी होते हैं। विकास की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। और छोरी अगर गांव की हो तो? मौसी हौले से बोली। ये शब्द जैसे मौसी के मुंह से अनजाने में ही निकल गए और मौसी की आंखों के सामने कामिनी की मनमोहिनी छवि डोलने लगी। कामिनी मौसी के पड़ोस की बेटी जरूर थी, लेकिन वह मौसी के आंगन में ही खेलकर बड़ी हुई थी। उसका मौसी से लगाव अपनी माँ से कम नहीं था, लेकिन घर गृहस्थी के छोटे छोटे कामों के साथ मौसी को रामायण पढ़कर सुनाना, उनके बालों में तेल लगाना उसके पसंदीदा कामों में से थे। उसका सांवला सलोना रूप और भोली सी मुस्कान उसे दूसरों से भिन्न बनाती थी। बुजुर्गों का मान सम्मान करना तो
मौसी ने उसे घूंटी में पिलाया था। मौसी, अब आप कहीं खो गई हैं लगता है। विकास की आवाज़ से मौसी जैसे सोते से जागी। आहा, क्या कह रही थी मैं? मौसी की तंद्रा टूटी। किसी गांव की गोरी का जिक्र कर रही थी आप। फिलहाल तो, विकास ने मौसी को छेड़ते हुए कहा। आप क्या मुझे कोई लड़की दिखाने वाली हो? दिखाने वाली नहीं, जीवन भर के लिए बंधन में बंधवाने वाली हूँ। अब मौसी ने चुटकी ली, फिर जरा संजीदगी से बोली। मेरे पड़ोस में एक लड़की है, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, 12वीं में पढ़ती है, लेकिन बिल्कुल वैसी ही है जैसी तुझे चाहिए। क्या वह लड़की मेरी माँ की इज्जत करेगी, उनको मान सम्मान देगी? विकास ने पूछा। बिल्कुल करेगी, आखिर मेरी परवरिश पाई है उसने। मौसी सीना ठोक कर गर्व से बोली। और उसके माता पिता मान जाएंगे इतनी जल्दी शादी के लिए? मेरा मतलब वह अभी बहुत छोटी है ना? विकास ने अपनी शंका जाहिर की। अरे बेटा, तो मेरा भांजा है, उनकी हाँ के लिए ये कारण बहुत हैं, वे तो खुशी से मान जाएंगे। वैसे भी गांव में छोरियों की शादी इसी उम्र में होवे हैं। गौना साल भर बात करवा लियो, जब तुझे नौकरी मिल जावेगी और उसकी 12वीं भी हो जावेगी। लेकिन मैं चाहूँ कि तू एक बार मिल ले उससे। कामिनी नाम है उसका, मौसी ने बताया। नहीं मौसी, आपको पसंद है और माँ को मान सम्मान देगी तो बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस शादी जल्दी करनी होगी, क्योंकि मैं भाई की साली से शादी का विकल्प जल्दी से जल्दी ख़त्म कर देना चाहता हूँ, विकास ने संजीदगी से कहा। अपने ख्यालों में खोई कामिनी अपने बीते हुए कल को निहार रही थी कि निधि ने उसे कंधे पकड़कर जोर से हिलाया। कहाँ खो गई हमारे गांव की गोरी? बस जरा अपने गांव के भ्रमण पर निकली थी, कामिनी हंसते हुए बोली। और बस इसी तरह विकास की माँ की मौन स्वीकृति के साथ हमारी शादी बहुत ही सादगी से मेरे परिवार और विकास की मौसी की मौजूदगी में हो गई। एक दिन कामिनी और निधि शाम की सैर पर निकली। कामिनी का उतरा हुआ चेहरा देखकर निधि ने पूछा, तुझे क्या हुआ? कुछ खास नहीं यार, आज माँ का फ़ोन आया था, कामिनी ने चिंता में डूबे हुए बताया। तो? निधि ने पूछा। तो वे मेरी बहन रूबी की शादी को लेकर परेशान हैं। कामिनी ने अपनी आदत के अनुसार बात को पूछ की तरह से शुरू किया। हाँ, लेकिन वह तो पीएचडी कर रही है ना, है भी कितनी सुंदर, भला उसकी शादी की क्या प्रॉब्लम? निधि ने हैरत से पूछा। हाँ, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन वह मुझसे तुलना करती है, कहती है कि दीदी तो सिर्फ 11वीं पास थी, फिर भी उसे इतना अच्छा लड़का मिल गया। दीदी के पास इतना बड़ा घर है, बड़ी सी गाड़ी है, बैंक बैलेंस सब कुछ है, तो मैं तो उससे बेहतर दूल्हा डिज़र्व करती हूँ, कामिनी ने खुलासा किया। ओह, तो ये बात है। तो अब? निधि ने पूछा। अब क्या, जब से उसकी बैचलर हुई है तब से माँ पिताजी उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह हर रिश्ते में हमारी जैसी संपन्नता, विकास जैसा लड़का और घर परिवार ढूंढती है, कामिनी ने समस्या की असली वजह बताई। हाँ, अब विकास भैया जैसा भला इंसान और इतना बुलंद करियर तो हर किसी का नहीं हो सकता, निधि ने कहा। फिर तेरी तो सासू माँ भी तो माँ से बढ़कर है। वही तो, बस इसी कारण से उसकी उम्र बढ़ती जा रही है और लड़का मिलना और भी मुश्किल होता जा रहा है, कामिनी चिंता में डूबी थी। मेरी माँ कहती है कि जिसको ऊपर वाले ने खास तौर से नवाजा हो उससे कैसी तुलना, निधि ने कहा। यही तो नहीं समझती है वह। अब यह तो मेरी किस्मत थी कि विकास मुझे मिले और उनकी वजह से ये ऐसो आराम की ज़िंदगी मिली। अब उसकी किस्मत में पता नहीं क्या लिखा है, कामिनी ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। वैसे भी तैरती हुई कश्ती तो सबको दिखाई देती है, लेकिन उससे होड़ और ईर्ष्या करते करते कितनी कश्तियाँ डूबी यह कोई नहीं देख पाता। तैरती कश्ती का प्रतिबिंब यही तो कहता है, निधि ने गंभीरता से कहा। सही कहा तूने, और मैं यह प्रतिबिंब अपनी बहन के नसीब में नहीं दिखना चाहती, खासकर अपनी वजह से तो बिल्कुल भी नहीं। कामिनी का असली डर उसकी जबान पर आ ही गया। पर तू कर भी क्या सकती है, निधि ने पूछा। हाँ, कर तो कुछ नहीं सकती, अब अपनी खुशकिस्मती को भला कोई कैसे लौटा सकता है? कामिनी की विवशता भी कैसी अजीब है। अपनी छोटी बहन को वह समझाए भी तो
क्या और कैसे? किस्मत ने जो नियामत उसे बख्शी है उसका कारण वह भला क्या बताए। निधि शहर से वापस आ तो गई, लेकिन इसी गुत्थी में उलझी रही। क्या कामिनी की बहन की उम्मीदें गलत हैं? यह कैसी बैलेंस शीट है ऊपर वाले की? किसी के अकाउंट में क्रेडिट ही क्रेडिट, तो किसी के अकाउंट में डेबिट ही डेबिट। किसी को बिना मेहनत सब मिलता है, तो किसी को घिस घिस कर भी नहीं मिलता। लेकिन फिर सोचा कि पिछले जन्म से कोई कितना क्रेडिट या डेबिट लेकर आया है, वही तो नई बैलेंस शीट का आधार बनेगा। शायद यही फ़र्क है कामिनी और उसकी बहन रूबी की किस्मत की बैलेंस शीट में, जो सभी समानताओं के बावजूद अपनी जगह अटल हैं। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। नई है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम सबका दिन सुखमय गुजरे, इसी आशा के साथ मिलते हैं कल एक नई कहानी से।